जय हिंद दर्शकों। आपका एक बार फिर जीएस दिन हिंदी में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रतिभाशाली शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने कई ऐसे क्षेत्रों में अपना नाम बनाया है। और जब आप उनकी अचीवमेंट्स के बारे में सुनेंगे तो आप हैरान तो होंगे ही। और आपका आदर और सम्मान ऐसी बहु प्रतिभाशाली शख्सियत के लिए और बढ़ेगा, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन काल में इतने बहु प्रतिभाशाली शख्सियत से कभी मैंने मुलाकात नहीं की, बातचीत नहीं की। तो मेरे लिए भी आज एक बहुत गर्व और गौरव का दिन है। आज हम बात करेंगे कर्नल भूपेंद्र शाही से, जो कि भारतीय सेना के अफसर हैं, अभी रिटायर्ड हैं और एक पॉलिटिशियन भी हैं। और पॉलिटिशियन के साथ साथ वो फिल्म के कंसल्टेंट हैं और इन्होंने कई बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, जैसे जेपी दत्ता, करण जौहर और गुनीत मोंगा। तो आज हम कर्नल भूपेंद्र शाही से बात करेंगे उनकी प्रेरणादायक कहानी के बारे में। और वो इतने बहु प्रतिभाशाली हैं, वो कैसे इन सारी चीजों को इतने गौरव के साथ संभालते हैं और आज इनका नाम पूरे देश में है। अ, कर्नल शाही, आपका बहुत स्वागत है जीएस दिन हिंदी में। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपका कर्नल साहब। बहुत अच्छे शब्द आपने मेरे लिए। आई एम रियली ऑनर्ड। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि आपके इंटरव्यू में आया और इसी मार्गदर्शन से हम आने वाले बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आप अपनी प्रेरणादायक कहानी के बारे में बताइए कि आप जब स्कूल में पढ़ते थे तब से लेके आपका भारतीय सेना को ज्वाइन करना, वहां इतने अव्वल दर्जे से वहां देश की सेवा करना और अब एक पॉलिटिशियन बनना, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए सर। देखिए कर्नल साहब, मैं एक बहुत ही मध्यम दर्जे के परिवार से आता हूं। मेरे पिताजी भी सैनिक थे एंड वो पंजाब के गांव से निकले थे। अब 17 साल की उम्र में उन्होंने फौज ज्वाइन कर ली थी एज ए सिपाही। फिर उन्होंने बहुत पढ़ाई की, मेहनत की और वहाँ से ऑफिसर रैंक बना। तो मैंने एज एन इंडिविजुअल, मतलब एज ए बच्चा, मैंने दोनों रैंक देखे थे। एज ए लोअर रैंक जो जवान जैसे उसका होता है, ओआर रैंक फैमिली एंड ऑफिसर्स रैंक फैमिली। तो मैं बहुत फौज से बड़ा प्रभावित होता था। मैं उनके लीडर से, उनके जवान जैसी ऑफिसर से मेरा इंटरेक्शन रोज होता था। बिकॉज आपको तो मालूम ही है, जनरली जो फौज होती है, जब मेरा जमाना था हम काफ़ी रिमोट एरियाज में रहते थे। हमारा जो इलाका था वो शहरों से काफ़ी दूर होता था। तो हम एक परिवार की तरह रहा करते थे और अपने अपने कैंट में अपने आप बिजी रहते थे। सबका रूटीन होता था। और मेरा स्कूलिंग शुरू हुई थी केंद्रीय विद्यालय। मैं दार्जिलिंग गया, मैं रानीखेत गया। इस जगह छोटे छोटे शहरों में, रिमोट एरिया, रानीखेत के पास जगह है चौपटिया, जहाँ से हम आर्मी ट्रक में बैठ के स्कूल जाया करते थे। तो ये सब चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी और मुझे बहुत इनसे लगाव था। हार्डशिप हमने बचपन से देखी थी। तो फौज एक हार्डशिप जिंदगी है। फौज कोई एक कॉर्पोरेट लाइफ तो है नहीं कि आप दफ्तर खोल के बैठ गए और आपने काम किया और चले गए। इट्स अ वेरी वेरी टफ एंड चैलेंजिंग लाइफ। तो ये सब मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड बहुत ही अच्छे लीडर्स के मैं संपर्क में आया। चाहे वो ऑफिसर्स थे, चाहे वो जवान थे, चाहे वो स्पोर्ट्समैन थे, चाहे वो शूटर्स थे, उसमें से कुछ ओलंपियन थे। तो ये सब मुझे बहुत मोटिवेट करता था। एंड इन सबको देख के मैंने बचपन में डिसाइड कर लिया था कि मैंने बस जाना है तो फौज में जाना है। वैसे मेरे फादर का प्रेशर था कि हमारे रिश्तेदार, जैसे आई एम ए सिख, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, हमारे रिश्तेदार हर गांव से कनाडा अमेरिका में होते हैं। तो मुझे भी बोला गया, लेकिन मैंने मना कर दिया और मैंने फिर एनडीए मेरे से पास नहीं हो पाया। तो फिर मैं ओटीए के माध्यम से इंडियन आर्मी में आया और एंड जो मेरा ड्रीम था वो पूरा हुआ। एंड मैं बहुत धन्यवाद करता हूं जो अपनी बैकग्राउंड है और अपनी रूट्स के कारण मैं यहां तक पहुंचा। बहुत सही बताया सर आपने, और मेरा नमन और सलाम आपको कि आपने इतनी सच्चाई के साथ अपनी कहानी बताई जो इतनी प्रेरणादायक है। और मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमारे जो रूट्स होता है, हमारे जो जड़ होती हैं, वो हमें जो भी मुकाम में हम पहुंचते हैं उसके पीछे उनका बहुत योगदान होता है। और हमें हमेशा अपनी जड़ों का, अपनी रूट्स का आदर और सम्मान करना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि इन्फेंट्री में लाइफ कितनी चुनौतीपूर्ण है, कितनी एक्साइटिंग है। क्योंकि ये हम देखते हैं कि जितनी जंगें होती हैं उसमें इन्फेंट्री सबसे आगे होती है। और इन्फेंट्री में जो बहादुर अफसर होते हैं, जवान होते हैं, जीसस होते हैं, उनकी जब हम वीर गाथाएं पढ़ते हैं तो हमारा सीना बहुत चौड़ा होता है।
और आज भी जब काउंटर इंसर्जेंसी जगह जगह पे चल रही है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या कुछ नॉर्थ ईस्ट के इलाके हो, वहां पे इन्फेंट्री के ऑफिसर जैसे जवान बहुत अव्वल प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सर थोड़ा हमें बताइए कि इन्फेंट्री की जिंदगी कैसे होती है सर। सर, इन्फेंट्री की जिंदगी, आप तो खुद सैनिक रह चुके हैं, आपको पता है, आपने हमारे साथ क्लोज ऑपरेशंस किए, हमारे साथ रहे हो, आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, आप भी सैनिक हैं। इन्फेंट्री की जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल जिंदगी है। इसके लिए आपको मानसिकता से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, फिजिकल जरूर नहीं जितना मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, हम रूरल बैकग्राउंड से, हम गांव से निकले हैं, फिर फौज में रहे हैं, एंड उसके बाद हम केंद्रीय विद्यालय में गए हैं। केंद्रीय विद्यालय भी आपको पता है एक बड़ा अच्छा स्कूल है, एंड इसमें भी काफी अच्छे लड़के जो काफी अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, ग्लोबली पहुंच चुके हैं। सो इन्फेंट्री एक काफी मुश्किल की जिंदगी है, एंड इसमें जनरली जिसमें जोश, जुनून और हिम्मत होती है वही लड़के ऑप्ट करते हैं, बिकॉज आपके पास ऑप्शन आती है एकेडमी में आपने क्या लेना है। तो मेरा तो पहला चॉइस, दूसरा चॉइस और तीन चॉइस जो मांगते हैं, तीनों चॉइस इन्फेंट्री थी। मैंने इन्फेंट्री मांगी थी, जिसमें मैंने पैरा कमांडोज, जिसमें मैंने जैक राइफल्स, और जिसमें मैंने अपनी पिताजी की रेजिमेंट पंजाब रेजिमेंट मांगी थी। तो लेकिन जब वो वैकेंसी बेस्ड आती है तो आपको इन्फेंट्री मिलती है। इन्फेंट्री क्या होता है, एक बहुत अच्छा परिवार है, इट्स ए फैमिली। आप एक पलटन में कमीशनड होते हो, जैसे मेरी पलटन है 15 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। सो हम इस पलटन में कमीशनड होते हैं। इस पलटन में जब आप जाते हो, आप 21-22 के एक लेफ्टिनेंट होते हो, या एक जवान जो आता है वो 17-18 साल का उस पलटन में आता है, तो उसको एक सेक्शन दिया जाता है, मेरे को एक प्लेटून दी जाती है। तो उसमें आप ग्रो करते हो, उसमें आपका इंटरेक्शन हर, जैसे मेरे जवान हैं पंजाब, JNK और गुरखा जो नेपाल के भी हैं और देहरादून के भी हैं, हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन था 15 जैक राइफल्स का। सो ये सब मिलके हम इकट्ठे रहते हैं, हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, हम एज ए टीम रहते हैं। हमें डे 1 से ग्रूम करना सिखा दिया जाता है। जैसे मेरे ऊपर एक हवलदार और एक JCO लगा दिया गया था, जो कि मेरे को पूरी फौज की तरतीब तौर जो रैंक से है और क्या क्या आर्मी करती है, आप मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट जो हमारी MT प्लेटून होती है वो क्या करती है, कैसे काम करती है, जब आप पेट्रोलिंग में जाते हो, प्रैक्टिकल पेट्रोलिंग के लेसन मुझे दिए जाते थे। मेरी पहली पोस्टिंग थी जोशीमठ। जोशीमठ से एक जगह थी मलारी जो कैंप था, अभी तो वहां पर गाड़ियां जाती हैं, हम करीब 5-5 6-6 दिन पैदल पेट्रोलिंग करते थे। घटमल धीरा, नीति पास, मलारी, जहाँ जहाँ बद्रीनाथ का द्वार खुलता है, मैं हेमकुंड साहब की भी हम पेट्रोलिंग करा करते थे जब वहां कोई होता नहीं था। सो ये फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। हमारा सारा राशन पानी मैन पैक होता था, हमारा हथियार हमारे पास मैन पैक होता था। हमारे पास उस टाइम कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था, दिन में 1 या 2 बार अपने बेस से हम कम्युनिकेट कर देते थे कि हम ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी हमारे को हेलीकॉप्टर भेज दिया जाता था। ऐसी 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 कोई हालात हमारे पास आए नहीं। सो इसके साथ आपकी, आपके जवानों के साथ, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, आपका एक बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है। आपका वो रिश्ता जन्म जन्म रहता है। अभी जैसे मैं कम से कम 50 टाप चुका हूँ, मेरे JCO और रिटायर हो चुके हैं, कोई पंजाब का है, कोई, मैं हिमाचल जाता हूँ, JNK जाता हूँ। हम गांव गांव जाओ से उनसे मिलते हैं, हम ऐसे मिलते हैं जैसे हम कभी जुदा हुए नहीं। ये हमारी बॉन्डिंग है। हमारे में कोई अफसर सरदार का फर्क नहीं है आपस में। हम बहुत अच्छा मिलते हैं, हम उनके घर जाते हैं। सो ये एक बॉन्डिंग इन्फेंट्री में आती है। आप ऐसी बॉन्डिंग कैसे आती है आपके साथ, क्योंकि आप ऐसे हालात में रहते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, जैसे मेरी जोशीमठ के बाद मुझे सियाचिन भेज दिया, 92-93 में मैं सियाचिन में था। हम टेंट में रहते थे 18,000 19,000 की पोस्ट पर। पोस्ट का नाम था पहलवान। पहलवान पोस्ट 19,000 पोस्ट पर है, और आई बॉल टू आई बॉल है आपका सामने पाकिस्तानी पोस्ट के ऊपर, एक ही रिज के ऊपर हम पाकिस्तानी और इंडिया बैठा हुआ है। हम रशियन टेंट में रहा करते थे, एंड वहां टेम्परेचर कभी प्लस में जाता ही नहीं है, वहां मिनिमम और मैक्सिमम भी माइनस में ही रहता है। सो उस टफ कंडीशन में जवानों के साथ रहना और खुश रहना, ऑलवेज स्टेड हैप्पी उनके साथ, कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि मैंने आपको बताया, माइंडसेट बहुत जरूरी है। आप अगर मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, आप जिंदगी में सब कुछ अचीव कर सकते हो। मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको मसल बनाने की जरूरत नहीं है, मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपकी जिंदगी में बहुत दिक्कतें आएंगी, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, किसी भी जॉब में जाओ, आपके बॉसेस डिफिकल्ट आएंगे, लेकिन आपको इस दौर से निकलना है, आपने उससे सीखना है। तो इन्फेंट्री टफ थी, बट हम निकल गए। हमारा जो टीम स्पिरिट बहुत अच्छी थी, स्पिरिट टी गोर बहुत अच्छा था, हमारी रेजिमेंटेशन बहुत अच्छी थी। जैसे मैंने बताया, हम अभी भी रिश्ता बना के रखते हैं। हमारे अभी पलटन की 50वीं गोल्डन जुबली है, हम सारे इकट्ठे हो रहे हैं। हमारी पलटन अभी गांधीनगर में है, गुजरात में, तो वहां जाएंगे, इकट्ठे होंगे सारे, फिर मिलेंगे। इसी तरह हम यंग जनरेशन को ग्रूम करते हैं।
तो एक लीडर गया, दूसरा लीडर आया, दूसरे ने तीसरे को समझाया, ऐसे ऐसे ग्रूमिंग चलती रहती है। एंड इन्फेंट्री में चाहे सियाचिन हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे अरुणाचल के जंगल हो, हम ठीक ठाक रहे। हमारा सपोर्ट बहुत अच्छा था। हमारे पीछे से आपको सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, जैसे आपका राशन, असला, बारूद आना है, वो बहुत जरूरी होता है। हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छी था। अब तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज आ गई है आर्मी में। हम ऐसे ऐसे टाइम पे रहे हैं, जैसे मैंने एक आर्टिकल लिखा यूएसए, मैंने आपको भी भेजा था कर्नल साहब। हम 7 दिन बिना आग के रहे थे। 7 दिन बिना आग, मतलब आपके पोस्ट में आग नहीं है, आप सब कुछ कच्चा खा रहे हो। मैगी कच्ची खाई हमने, काजू बादाम जो हमारे पास थे खाए। क्या हुआ था, कारगिल की लड़ाई खत्म हुई थी, हम तुर्तुक सेक्टर में थे। जो हमारा राशन का टेंट था, गलती से एक पाकिस्तान का गोला उस पर आगे गिर गया। और क्या होता है, जब 18-19 हजार की फीट पर होते हैं तो आपको ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। सो जब ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है तो आपकी जो लालटेन होती है वो भी जलती नहीं है। हमारे पास सोलर नहीं था उस टाइम। लालटेन को क्या ऑक्सीजन चाहिए, तो वो भी जलती नहीं थी। तो हम क्या करते थे, एक बोतल के ऊपर बत्ती लगाते थे। आपको अगर याद होगा, बत्ती के दिए होते हैं, ये गांव में बहुत जला करते थे। आप उसके ऊपर से एक पट्टी को केरोसिन ऑयल में डाल के लगा देते, वही जलता था। वो भी हमारा बुझ गया। हमारा मैच बॉक्स डिस्ट्रॉय हो गया, हमारे पास कुछ नहीं था। और हम दुश्मन के सामने थे। हेलीकॉप्टर हमने कोशिश की हमें राशन ड्रॉप करने की या माचिस ड्रॉप करने की, पर लेकिन उस पर पाकिस्तान फायर करता रहा। तो इसके बाद फिर एक लिंक पेट्रोल भेजा गया, जिसको इतनी बुरी हालत थी, जहां एवलांच प्रोन एरिया है। हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के उनके पोजीशन तो ऑक्यूपाइड कर ली, लेकिन उसको वो पाकिस्तान की आंख के सामने था। तो जब भी मूव होना, रात को होना। सो वो इतनी बर्फ पड़ी थी उस टाइम कि हम रास्ते नहीं खोल पाए थे। हमारे रास्ते जो अपने मार्कर लगे थे वो भी दब चुके थे। तो हम इन सबको करते करते हमने 5 से 6 दिन लगाए। जब नीचे से लिंक पेट्रोल, ऊपर से पेट्रोल मिले और आपस में राशन बांटा, तो हमने ऐसे भी जिए हैं हम। हमने एक एक दिन खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि बर्फ वहां पर है। बर्फ को आप पिघालोगे तभी पानी बनेगा, तभी आपकी चाय बनेगी, तभी आपकी दाल सब्जी बनेगी। वो कुछ मील रेडी टू ईट थी, वो भी आपको उसको आग से ही बनना था। तो हमारे पास कुछ नहीं था। ऐसी कंडीशंस में भी हमने सर्वाइव किया, और हमें कभी फील नहीं हुआ कि हमारे पीछे के साथी हमें भूल गए। हमारी जो लीडरशिप थी उसने हमारा ध्यान रखा। एंड बाय द वे, उस टाइम हमारा कम्युनिकेशन भी नहीं था। सो किसी तरह रजाई के अंदर, स्लीपिंग बैग के अंदर अपने अपना रेडियो और बैटरी को डाला, उसको गर्म किया, कम्युनिकेट किया। वहां से वहां से भी परेशानी शुरू होगी। हेलीकॉप्टर ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन उस पर पाकिस्तान ने फायर किया। हेलीकॉप्टर अंधेरे में भी कोशिश की पायलट ने, उसमें फायर हुआ। तो हम रिस्क नहीं ले पाए, तो हमारा लिंक हुआ और हम सारे के सारे ठीक ठाक वहां से निकल गए। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये, हम तो चले गए, उसमें से 5 लड़के जो इस हालात में जिंदा रहे, वो कुछ दिन बाद एक एवलांच में आके शहीद हो गए। तो ऐसी ऐसी दिक्कतें बहुत देखनी पड़ती हैं आपको। साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। एक पीटीएसडी शब्द है, अगर आप समझाएंगे अपने व्यूअर्स को, पीटीएसडी शब्द क्या होता है, ये आपका फौज जाने के बाद आपको ट्रॉमा बहुत होता है। ये हमारे फौज में एड्रेस नहीं किया जा रहा। हमारे जवान बहुत जाते हैं जो रिटायर होके घर चले जाते हैं, 15-16 साल करके चले जाते हैं, ऑफ से चले जाते हैं। ये अकेले हो जाते हैं। ये अब इस माध्यम से ये शांत हो जाते हैं। ये शराब पीना ज्यादा शुरू कर देते हैं, और इनकी बहुत जल्दी कम उम्र में मौत हो जाती है। बिकॉज ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो आप लड़ाई का, युद्ध का लेके जाते हो, चाहे वो सीआई ऑप्स हो, चाहे वो सियाचिन हो, चाहे वो कारगिल वॉर हो, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के पैर कट जाते हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल इश्यूज, दुश्मन की फायरिंग से। ये चीजें एड्रेस नहीं हो रही हैं। तो ये टफ लाइफ है और इसको हमको जीना पड़ता है। एंड हम खुश रहते हैं चाहे कैसे भी हालात हों, क्योंकि हमारी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है। रेजिमेंटेशन इन्फेंट्री की बहुत अच्छी है। एंड मैं यही आपके इस माध्यम से ये बताना चाहूंगा, जो यूथ है हमारे देश का, कि हिंदुस्तान आर्मी वन ऑफ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। इसमें बॉन्डिंग, रिश्तेदारी, हमारे यहाँ कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन में डिफरेंस नहीं होता। हमारे यहाँ कोई कोटा सिस्टम नहीं है। आप अपनी मेरिट से आते हो, अपनी मेरिट से ग्रो करते हो। तो यही मैं आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम बहुत अच्छी फौज में हैं, और हमारा देश बहुत सेफ है जब तक इंडियन आर्मी एक तैनात है हर जगह। जैसे आजकल आप पढ़ रहे हो, सीरिया में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, इधर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। ये सब चीजें के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान सेफ है विद इंडियन आर्मी। और बताएं करल साहब। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी तरह से बातें बताई और आपके जोश और जज्बे को देख के सर बहुत अच्छा लगा सुन के, और मेरे को उम्मीद है दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ सर, एग्री करता हूँ कि आज भारतीय सेना बिल्कुल सक्षम है, सार्थक है भारत के किसी भी चुनौती को चैलेंज यस। करने के लिए, उसको देखने के लिए। सर मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि सर अभी आप एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता हैं, तो सर
अक्सर हम राजनीति में देखते हैं कि जो वो चीजें यूज होती हैं या अपनाई जाती हैं जो कि सेना की जो सर्विस में टीचिंग है या जो हमने अकेडमी में पढ़ा उसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे हम हाँ जी। कई कई चीजें देखते हैं। एक मैं एग्जांपल दूंगा, जहां आपने बिल्कुल सही कहा कि हम भारतीय सेना में कोई मजहब कोई रिलीजन के ऊपर तवज्जो नहीं देते, हम बस एकजुट होते हैं चाहे हम कहीं से भी आए, कुछ भी हमारा मजहब हो। लेकिन हम राजनीति में देखते हैं कि धर्म पे कई चीजें होती हैं। तो सर आप कैसे पॉलिटिक्स में अपने आप को मोल्ड कर पाए हैं, एडजस्ट कर पाए हैं, क्योंकि सेना की टीचिंग और जो पॉलिटिक्स में होता है वो बिल्कुल अलग है। नहीं, आपने कर्नल साहब एकदम सही बताया। टोटली डिफरेंट है। एंड लेकिन हार्ड वर्क बहुत है पॉलिटिक्स में। बिकॉज आपको ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ता है, रोज जाना पड़ता है, लोगों की मदद करनी पड़ती है। सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दुख है, बहुत दर्द है। एंड गरीबी अभी भी बहुत है हमारे देश में, तो इसके लिए हम बहुत हेल्प करते हैं। जी, सेना और पॉलिटिक्स का बहुत डिफरेंस है। मैं इसमें इसलिए गया क्योंकि जब मैं भारतीय सेना में था, जो मैं भारतीय जनता पार्टी का अभी एक कार्यकर्ता हूं, मैं एक वाइस प्रेसिडेंट हूं पंजाब मोहाली का। मैंने यहाँ पर, जब मैं फौज में था तो मैंने जो डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के अंडर देखी, जब सेंटर में पावर थी, बहुत फर्क था। देवर ड्रामेटिक चेंजेस, बहुत फर्क पड़ गया था। अभी हमारा फौजी बॉर्डर पर खड़ा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। उसको कोई किसी के ऑर्डर का वेट नहीं करना पड़ता, वो जब चाहे कुछ कर सकता है। चाइना के साथ गालवान इंसिडेंट हुआ, बिकॉज लीडरशिप स्ट्रांग थी, इंडियन आर्मी वहीं की डटी रही। ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन मैं पॉलिटिक्स पे आता हूँ। मेरा क्या था, जैसे आपको पता है हमारा फौज में नाम नमक निशान की हम बहुत इज्जत करते हैं। नाम नमक निशान, निशान मतलब हमारा झंडा, हमारा भारतीय झंडा, उसकी हम इज्जत करते हैं। जब मैंने देखा तो मेरा क्या था कि मैंने अपना एक एंटरप्रेन्योर बना। जैसे आपने बताया, मैं बॉलीवुड में भी हूँ, मेरी सिक्योरिटी कंपनी है, मेरा लॉजिस्टिक का काम है। तो मेरे पास टाइम था, तो वहां पर मेरे को एक बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट मिले। एक वन ऑफ द मीटिंग में संजीव विशेष करके हैं, वो बहुत ही अच्छे नेता हैं। वैसे पहले वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक बीटेक इंजीनियर हैं। उन वो एक काफी अमीर इंसान है, उनको कोई पैसे की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने यही माध्यम लिया कि मेरे को इस तरह के लड़के चाहिए अपने साथ, जो कि सोसाइटी की सेवा करें। एंड पंजाब अभी काफी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है। मैं पंजाब स्टेट को बिलोंग करता हूँ और मैं मोहाली डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। एंड आपको पता है, दुनिया, पंजाब के लड़के यूथ बाहर ही जा रहे हैं। प्लस बॉर्डर पार से काफी ड्रग्स आ रहा है। मैं बॉर्डर पे भी गया था, फेंस पे भी मैंने देखा, वहाँ के लड़कों से, वहाँ के किसानों से इंटरेक्ट किया। जब हम शूट करते हैं तो हम बॉर्डर विलेज पे बहुत जाते हैं, वहाँ की शूटिंग काफी होती है उस इलाके। अमृतसर, जनरली कोई भी प्रोड्यूसर होता है अमृतसर की शूट पक्का करता है। तो मैंने देखा वहाँ काफी पाकिस्तान हमें मीठा जहर दे के मारी जा रहा है। ड्रोन्स आ रहे हैं, ड्रोन को इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। आपको तो पता है, आपने ये सब चीजें टेक्नोलॉजिकली के ऊपर काफी लेक्चर्स भी लिए हैं। तो काफी असला और नशा इस तरफ आ रहा है। तो यही मार्गदर्शन से मैं इसमें आया था कि मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया कि जो यहाँ के लड़के हैं, मैं उनको फौज के बारे में बताऊं। अभी जैसे अग्निवीर आया है, अग्निवीर के बारे में लड़कों को एडवांटेजेस समझाऊं। सोसाइटी में अग्निवीर के अगेंस्ट गलत इंफॉर्मेशन दिए, वो नहीं है। अग्निवीर एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। इसराइल के पर जिस दिन हमला हुआ, इसराइल 2 लाख की सेना थी, 24-72 घंटे में 5 लाख की सेना बन गई। यही अग्निवीर का कंसेप्ट है, कि आपकी सेना एकदम मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मैं इसलिए गया, मैं सोसाइटी में सेवा करना चाहता हूँ। मैं मिलता हूँ लोगों से, इंटरेक्शन करता हूँ। मैंने बहुत कम से कम 6 लड़के अब मैंने फौज में भर्ती करा दिए हैं। हम गांव गांव जाते हैं, लोगों को अच्छा रास्ता सिखाते हैं, अच्छा समझाते हैं। पंजाब में बदकिस्मती ये है कि बीजेपी नहीं आ पा रही, और जब भी पंजाब में जो पार्टी पावर में होती है वो सेंटर में नहीं होती है, इसलिए पंजाब का बहुत नुकसान होता है। और मेरी पुश्तें सब फौज में रही हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, जो कि बंगला बर्मा की लड़ाई में शहीद हो गए थे, 15 पंजाब बटालियन थे। मेरे पिताजी पंजाब से फिर मैक में गए, मैक से इंटेलिजेंस में गए, फिर इंटेलिजेंस से उन्होंने कमिश्नर लिया, वो रिकॉर्ड ऑफिसर बने। सो हम लोगों को बहुत दर्द है। जैसे अभी भी मैं अपने गांव गया था, गांव के स्कूल में जाके लेक्चर लेता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ। हम छोटा मोटा डोनेशन देके हेल्प करते हैं। सरकारी स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है। बच्चों में अभी भी बहुत जोश है, जज्बा है, वो देश की सेवा करना चाहते हैं। बहुत कम बच्चे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं पंजाब के। ये तो पेरेंट्स का प्रेशर और पीयर प्रेशर से जाना चाहते हैं। तो इसलिए पॉलिटिक्स में आया, क्योंकि जो मैंने फौज में सीखा है, अगर मैं वही चीजें पॉलिटिक्स में ला दूं, विल बी ए ड्रास्टिक चेंजेस। बिकॉज बहुत कम फौजी हैं जो कि पॉलिटिक्स में हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा फौजी पॉलिटिक्स में है। अब मेरा एक पलटन का सूबेदार मेजर है, उसका मोहम्मद सादिक, पुंछ में वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। वो सरपंच है अपने गांव का, शौर्य चक्र है पुंछ में, और वो मुस्लिम लड़का है। हमारी पलटन में 10% मुस्लिम भी हैं। और जो भी मेरे मुस्लिम लड़के थे, अव्वल दर्जे के, फिजिकल फिट,
और निडर लड़के थे, वो भाग के आतंकवादी पकड़ लेते थे, इतने तगड़े लड़के थे। तो ये सब हमने, अब जैसे सरपंच के इलेक्शन अभी पंजाब में हुए हैं, सो मैंने कम से कम मेरे 4 पड़ोसी गांव में 4 फौजी लड़के सरपंच बने हैं। कोई सूबेदार है, दे आर फ्रॉम SC कास्ट, शेड्यूल कास्ट के लड़के हैं जो बॉम्बे सैपर्स के हैं या फिर सिखलाई के हैं। वो उन्होंने इलेक्शन लड़कर सरपंच के इलेक्शन बने। उसके बाद मैं गांव गया हूँ, उनकी हमने प्रॉब्लम्स नोट किए हैं, हमने एक रोड मैप बनाया है हाउ टू लुक आफ्टर आवर सोसाइटी। जैसे बच्चों को हमारे हर हर गांव में स्कूल है, प्ले ग्राउंड है। गांव में प्ले ग्राउंड नहीं होता, तो हमने परमिशन लेके स्कूल, गांव के स्कूल खोल दिए गए हैं। शाम को बच्चे वहाँ स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो अपना 100 मीटर्स 400 मीटर्स दौड़ते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हैंडबॉल। इससे बच्चों का माइंड डाइवर्ट रहता है। जितना, जैसे मैं, मेरा बचपन खेल में बहुत निकला है। सो मैं चाहता हूँ जितना अगर बच्चा, जितना यूथ फिजिकल फिटनेस में रहे, गेम करता रहे, वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाएगा। यही मेरा कंसेप्ट है। सो हमने एक रोड मैप बनाया है। यहीं से फिर हम सरपंच से जाते हैं, हम अपने प्रधान जियों से मिलते हैं, हम अपनी समस्या उनको समझाते हैं कि हमारे गांव की ये समस्या है। अगर आपको याद होगा कर्नल साहब, हम बोलते हैं अगर एक सेक्शन स्ट्रांग है पलटन का, तो एक प्लेटून स्ट्रांग है। प्लेटून स्ट्रांग है तो कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी स्ट्रांग है तो बटालियन पलटन स्ट्रांग है। इसी तरह अगर ग्राउंड स्ट्रांग है तो जिला स्ट्रांग है, जिला है तो डिस्ट्रिक्ट स्ट्रांग है, डिस्ट्रिक्ट स्ट्रांग है तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी स्ट्रांग है। यही मकसद से मैं काम कर रहा हूं। और जितने फौजी अगर पॉलिटिक्स में आए, हमारे देश का बहुत भला होगा। हम हम लोग बहुत सच्चे लोग हैं। वी डोंट बिलीव इन करप्शन एट ऑल। हम अपनी जेब से पैसा देते हैं। मैंने भी अपने सरपंच को देखा, उसने 50,000 अपनी जेब से खर्चा किया है। हमको कोई फंडिंग नहीं आई, अपने आप से हमने खर्चा किया है, सो दैट वी कैन एबल टू गिव, हम अपनी सोसाइटी को दे पाए। अब हमारी उम्र हो गई है टू गिव गिव बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि हमने इतना कुछ सीखा है। अगर ये चीजें हम इनको सिखा दें जो हमने सीखी हुई हैं, तो एक बहुत ही अच्छा भारत का भविष्य मैं देख सकता हूँ। सो मेरा रिक्वेस्ट, मैं जब भी मिलता हूँ, कोई भी अच्छे लड़के जो मुझे फौज के मिलते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने गांव के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए काम करें। और हमारे भारतीय जनता पार्टी से हमें बहुत सपोर्ट है। इसका मैं अपनी लीडरशिप को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सो फौजियों को, फौजी क्या होते हैं, एक ट्रेडमेट बन जाते हैं, आप एक बहुत अच्छे लीडर बन जाते हो जब आप ज्वाइन करते हो। मैंने आपको बताया कि आप जब आप 21-22 में घुसते हो, तो आपको लीडरशिप ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, OJT जिसको हम बोलते हैं। सो एक फौजी की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है। फिर ये जो बना बनाया लीडर है, इतना तगड़ा लीडर है, किसी भी सिस्टम में घुसाओ ये अच्छा ही काम करेगा। इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, इसमें डिटर्मिनेशन होता है, डेडिकेशन होता है, हार्डवर्क होता है, सच्चाई होती है, देश के प्रति प्रेम होता है। तो ये सब चीजें उसमें, उसके अंदर होती हैं। तो वो एक अच्छा लीडर बनता है और अपनी सोसाइटी को इंप्रूव कर सकता है। तो इसीलिए मैं एक पॉलिटिशियन बना। और मेरे को करीब 2.5-3 साल हो गए हैं, एंड आई कैन फील द डिफरेंस कि यस आई एम मेकिंग अ डिफरेंस। मेरा फर्क पड़ रहा है सोसाइटी में काम करने का। और मुझे लोग रिकग्नाइज करते हैं जहां भी मैं जानता हूँ, कर्नल साहब करके मुझसे मिलने आते हैं। यही मेरा एक पॉइंट था कर्नल साहब, मैं ज्यादा भूल गया, अब आप बताइए। नहीं नहीं सर, बड़ा अच्छा लगा जब आप बता रहे थे, और मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि सर, जो फौज में हमें लीडरशिप चीजें सिखाई जाती हैं, जो फौज में हमें अच्छाई बातें सिखाई जाती हैं, जिसका हम पूरी सर्विस में पालन करते हैं, वो जब हम सिविल में आके हम उसका यूज करेंगे तो हमारा देश, हमारा समाज और ताकतवर बनेगा। और मैं आपकी बात से ये भी सहमत हूँ कि अब वक्त है कि आप जैसे, मुझ जैसे लोगों को समाज को वापस देने का, क्योंकि समाज ने हमें इतना दिया है, हमें अब समाज को एब्सोल्युटली, वापस देना चाहिए। बहुत सर, बहुत एब्सोल्युटली। कहा सर आपने, नहीं बहुत कर्नल अच्छा साहब, लगा। आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं। आपके माध्यम से लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। आप जिस तरह इंटरनेशनल प्रॉब्लम सिखा रहे हैं लोगों को, डोमेस्टिक प्रॉब्लम बता रहे हैं, यू आर ऑल्सो डूइंग ए कमेंडेबल जॉब। हैट्स ऑफ टू यू। धन्यवाद सर। सर, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि आप हमारे देश के युवाओं को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, जो कि अपना कैरियर बनाने की शुरुआत में हैं, जो अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं? आप क्या उनको बताना चाहेंगे? सर, आपका इतना अनुभव है, आप इतने बहु प्रतिभाशाली हैं, आप इतने मल्टी टैलेंटेड हैं, मेरे पास तो आपको डिस्क्राइब करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं सर। दैट इज, आपकी मैग्नानिमिटी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क, आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड। हाँ जी सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। यूथ अभी काफी डिफिकल्ट टाइम है यूथ के लिए, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन बहुत है यूथ का, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है यूथ के लिए। एंड माँ बाप भी अपने बच्चों को नहीं हैंडल कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे। अभी कंपटीशन बहुत हो गया है। मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, DNA, उसमें बता रहे थे एक जॉब के लिए 1:80 का रेशियो है, 1/80। अगर आप एक जॉब लेने जाओगे तो 80 लड़के उस लाइन पर खड़े हैं। इसी तरह मैं अभी एक रीसेंट फिल्म राष्ट्रीय राइफल के ऊपर फिल्म बन रही, उस पर काम कर रहा था बॉम्बे में।
सो नया लड़का है, एक्टर है, एडवोकेट है, इंजीनियर है, देहरादून का लड़का है, वो भी आया था। वो बोलता है हमने 400 लड़कों ने अपना ऑडिशन दिया था। ऑडिशन मतलब आप अपनी एक एक्टिंग की एक क्लिप भेजते हो, उसमें से फिर आपको प्रोड्यूसर डायरेक्टर चेक करता है कि आप फिट हो इस रोल के लिए नहीं। तो वो उसमें कैप्टन बना है, वो एसएसबी में जाता है, एसएसबी फेल हो जाता है, फिर जाता है, फिर पास होता है, फिर उसका साथी सीनियर हो जाता है। तो उसके ऊपर एक राष्ट्रीय राइफल की स्टोरी है। तो लड़का बोलता है मैं 400 में से अकेला सेलेक्ट हुआ। सो आप देख लो कंपटीशन कितना है। तो इसलिए यूथ को सबसे पहले सर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जिंदगी में। जितना आप डिसिप्लिन रहोगे, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये आपको बहुत सिंपल शब्द लगता है अनुशासन, बट अगर आप अनुशासन में रहोगे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। जैसे एक अमेरिका के जर्नल ने कहा था कि अगर आप सुबह उठते हो और सबसे पहला काम आप क्या करते हो, आप उठ के अपना ही बिस्तरा बना के रख दो। आप खड़े हुए और आपने अपना बेड साफ कर दिया, अपना चारपाई ठीक कर दी, अपनी किताबें सेट कर दी। दिस इज द बेस्ट डिसिप्लिन यू कैन स्टार्ट योर डे विथ। सो यूथ के लिए मेरा मैसेज है, पहले डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप जो भी काम करते हो उसको ठीक करो, अच्छा करो, शॉर्टकट मत लो उसमें। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मेरी एक कहावत है, डिसिप्लिन इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियन। अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा है तो आपको ब्रेकफास्ट भी अच्छा ही मिलेगा। सो अगर आप कोई भी काम करते हो, चाहे आप दुकान चला रहे हो, आज दुकान चलाने में, रेडे चलाने में बहुत पैसा है। कनाडा से बच्चे आ रखे हैं पंजाब में जो बर्गर शॉप चलाते हैं, चाउमीन चलाते हैं, डिमसम की शॉप चलाते हैं, दे आर मेकिंग पराठास बना के बेच रहे हैं। वो उनकी रेडियां बहुत साफ सुथरी हैं, हाइजीन का काम कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। सो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। एंड दूसरा, मैंने नहीं हजारों लोगों ने बोला नेवर गिव अप। ऐसे ऐसे लोग हैं फौज में जो एक एसएसबी में नहीं पास हुए, दो में नहीं हुए, तीन में नहीं हुए, चार में नहीं हुए, छठवें एसएसबी में पास हुए हैं वो। सिक्स अटेम्प्ट, सिक्स अटेम्प्ट माने रखता है। सिक्स अटेम्प्ट मतलब आपके कम से कम 3 साल गए, लेकिन वो लड़के ने छोड़ा नहीं। इसी तरह लड़कियां भी हैं जिन्होंने एसएसबी में अगर फेल हुई, गई रिटन टेस्ट में फेल हुई, फिर दिया। आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में जो यू कांट अचीव। आई मीन आई हैव कम फ्रॉम अ रूरल एरिया। मेरे फादर आर्मी में एक स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा करते थे। वो चाइनीज क्वालिफाइड हैं। उन्होंने एज ए सरदार, वो सिख थे, उन्होंने चाइनीज सीखी, साधु के वेश में वो तिब्बत में रहे, बाल खोल के, दाढ़ी बना के, दाढ़ी खोल के। उन्होंने काफी इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी के लिए और भारत सरकार के लिए ली। वो एक चाइनीज मेजर पकड़ के लेके आ गए वहां से, पीएलए का, उसको यहाँ रखा उन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर मोर लाइंस में, दिल्ली कैंट में। सो वो भी ऐसे निकल के गए हैं, गांव से निकल के गए हैं, सब कुछ पॉसिबल है। हमारे आईएएस आईपीएस कितने लड़के हैं जो गांव से आए हुए हैं, दे आर डूइंग सो वेल। सो डिसिप्लिन, हार्डवर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन जो मैं पहले बोल, ये बहुत जरूरी है यूथ के लिए। यूथ को गलत राह पे नहीं पड़ना है। शॉर्टकट लेने से आप कुछ नहीं अचीव करते। शॉर्टकट लेने से आपका जिंदगी में एक्सीडेंट ही होता है। आपको याद है कर्नल साहब, जब हम लद्दाख जाते हैं वाया बारह लाशला, एक सड़क है वाया बारह लाशला मनाली से, वहां 21 जलेबी मोड़ आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उसको शॉर्टकट लेते हैं, उनकी गाड़ी गाड़ी पलट जाती है। और एक्चुअल में गाड़ी पलटती है। जो बंदे अपना घाटा लूप लेके जाते हैं वो सही पहुंचते हैं, सेफ पहुंचते हैं। सो जिंदगी में शॉर्टकट शॉर्टकट लोगे, आपकी गाड़ी पलटेगी, आपका एक्सीडेंट होगा। फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। आपके पास पैसा आता है, इज्जत आती है, दौलत आती है, स्लो एंड स्टीडी, धीरे धीरे। कछुआ भी रेस जीता था धीरे धीरे। आप ओवरनाइट रिच नहीं बन सकते। आप एक रैंक से शुरू करते हो, आप लेफ्टिनेंट से शुरू करते हो, सिपाही से शुरू करते हो, सिपाही बनता है, नायक बनता है, हवलदार बनता है, सूबेदार, मेजर, ऑनरेडी कैप्टन बनता है। धीरे धीरे होता है काम, इसको 15-20 साल लग जाते हैं। बॉलीवुड में यही सीन है, छोटे छोटे एक्टर आते हैं, छोटे छोटे रोल करते हैं, आइटम नंबर्स करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, रोल मिलता है, उनका काम रिकग्नाइज होता है, छोटे से काम बड़ा बड़ा करके बड़ा एक्टर बनता है। हर चीज को टाइम लगता है। तो यूथ का ये लेसन है कि डोंट बी इन हरी। आप जो भी करो अपने दिल से करो, अपने दिमाग से करो, जान लगा के करो, हिम्मत मत हारो। एंड डर के आगे जीत है, ये तो सबको मालूम है। तो यही मेरा लेसन है आज के यूथ के लिए। और हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा चल रही है। अगर आप यहाँ छोटे मोटे काम भी करोगे, आप जिंदगी में सक्सेसफुल होगे। मेरा लॉजिस्टिक का काम है कर्नल साहब। मेरे पास बहुत यंग लड़के काम करते हैं। एक छोटा हाथी छोटा ट्रक होता है, टाटा एस, वो बहुत सस्ता आता है। वो लड़कों ने मेरे साथ लॉजिस्टिक में लगा रखा है। कम से कम वो लड़का 30 से 35 हजार महीने का कमा लेता है, आफ्टर उस ट्रक के ऊपर मेंटेनेंस का चार्जेस लगा के, अगर वो खुद लड़का चलाता है। इतना लॉजिस्टिक में काम है। लॉजिस्टिक में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, लड़के नहीं मिल रहे, अच्छे ड्राइवर्स नहीं मिल रहे, अच्छे डिसिप्लिन ट्रक वाले। डिसिप्लिन बहुत कमजोर हो गया लड़कों का। मैं लॉजिस्टिक में काम करता हूँ, मेरा अमेजोन के वेयर हाउस में लड़के बहुत चोरियां करते हैं।
वो सोचते हैं कि आज मैं 2.5 3 20 हजार कमा लूंगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके नाम पर एक धब्बा लग चुका है, उसको कोई जॉब नहीं देगा। सो अगर आप मेरे साथ इस तरह जुड़ते रहोगे, अगर लड़के काम करते रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो बहुत अच्छा काम चलेगा आपका। एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपके पास ज्यादा तजुर्बा है, आपने भी देखा है, तो मैं यही समझाना चाहता हूँ, डिसिप्लिन फॉलो करो, अपना काम, अपना जोश होश नहीं खोना, काम अच्छा करना है, मेहनत करनी है, और आपको रिजल्ट अपने आप आपके सामने आएगा। भगवान सब देखता है। बहुत खूब कहा सर आपने। और सच में आपसे बहुत सीखने को मिला, मेरे दर्शकों को भी बहुत सीखने को मिला होगा जिस तरह से आपने इतनी प्रोत्साहित बातें की हैं। ये वाकई में बड़े गर्व और गौरव की बात है कि हमारे देश में आप जैसे बहादुर अफसर हैं, पॉलिटिशियन हैं, और जिस तरह से आप अलग अलग फील्ड्स में अपना नाम बना रहे हैं। वाकई में बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके। मेरा आपको धन्यवाद कि आप आए, और मेरे दर्शकों से एक अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए, और कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपको शो कैसा लगा, किस किस टॉपिक पे हमें शो करना चाहिए। तो मेरी दर्शकों से ये अनुरोध है, आग्रह है। और सर एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना बहुत कीमती वक्त निकाल के आप हमारे चैनल पे हैं। नहीं, मैं दर्शकों को एक चीज और बताना चाहता हूँ, इनको जो भी क्वेश्चन होगा हमें दीजिए, हमें लिखिए, हम इसका जवाब देंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको ग्रूम करेंगे। हम कोई आपसे कोई फीस नहीं मांग रहे, कोई फंड नहीं मांग रहे, आपके लिए फ्री में काम करने को तैयार है। सर थैंक यू सो मच। जय हिंद टू यू एंड टू दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद आप। जय हिंद। जय हिंद।